नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच। कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण मैं भी 2 मिनट पहले आपके बीच से आकर के हट गया था और एक बार फिर मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपके बीच अपनी बात कह सकूं। मैं चर्चा अभी पिछले आने से पहले कि हमारे एक पूर्व सीनियर बहुत ही बुजुर्ग जो उत्तर प्रदेश सरकार से इलेक्ट्रोहोपैथी के बारे में अपनी बहुत ही संघर्षशील लड़ाई जारी रखे हैं, डॉक्टर एच एन लाल, हृदय नारायण लाल गोरखपुर, डॉक्टर वी कुमार जी कानपुर से, डॉक्टर एम एच इद्रिसी कानपुर से, डॉक्टर लखनऊ से, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला इलाहाबाद से और डॉक्टर राय साहिब लुधियाना से। आप सब ने मुझे फोन कॉल करके पर्सनल इस बात के लिए सलाह दी, अनुरोध किया कि अपने नए साथियों के लिए जरा डोजोलॉजी पर बार खुल करके चर्चा हो जाए। साथियों के लिए जो हमारे के प्रैक्टिस में हैं और वो बहुत अच्छा काम करने की चाह लेकर के उतरे हैं, लेकिन डोज में दवाओं के देने में कहीं ना कहीं उनसे कुछ असमंजस की स्थिति या भ्रम की स्थिति रहती है। मैं आप लोगों का स्नेह और प्यार इतना अधिक पाता हूं कि अभी लगातार तकनीकी खराबी कारण मैं बैक हो गया था और फिर जैसे मैं आया तो मैं देख रहा हूं कि इस समय 50 से अधिक लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं और आप सब हमें नमस्कार कर रहे हैं। मैं सबका नाम देख रहा हूं, लेकिन आज नाम किसी का नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे आपसे जल्दी में बात करनी है और समय भी काफ़ी हो गया है। अभी अनूप बर्नवाल जी लिख रहे थे कि मैं ऑनलाइन नहीं हो पा रहा हूं, तो तब तक मैं आपके बीच आ गया। हमारे एक साथी हैं अलनावर से, कर्नाटक से, उन्होंने भी डोज के बारे में कुछ कन्फ्यूजन किया था और हमारे डॉक्टर आर एस राठौर जी मथुरा से, उन्होंने अभी 2 फार्मूले हमारे सीएनएस के प्रस्तुत किए और कहा सर इसमें से एक्यूट किसको माना जाए, पहले वाले को या दूसरे वाले को। तो मैं अपने सभी सीनियर साथियों के अनुरोध को, उनके आदेश को स्वीकार करते हुए एक बार डोजोलॉजी पर एक संक्षिप्त सी चर्चा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। राठौर जी, मैं अभी आपके सवाल को अपने हाथ में लिए हूं, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। पहले हम डोजोलॉजी की बात कर लें। देखिए, डोजोलॉजी एक कला है। डोजोलॉजी, डोज प्लस लॉगस। डोज वो मात्रा औषधि की जो रोगी के शरीर के लिए उसके रोग को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, और लॉगस मीन वो नॉलेज, नॉलेज। तो डोजोलॉजी ये लैटिन वर्ड है जिसको हम जोड़ करके डोजो प्लस लॉगस, लॉगस को फिर लॉजी कहा गया है, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर रोगी को औषध देने की मात्रा का ज्ञान कराया जाए, उसे हम डोजोलॉजी कहते हैं। अब डोजोलॉजी वास्तव में एक आर्ट है, फिजिशियन आर्ट जिसको हम कह सकते हैं। हर चिकित्सक अपने हिसाब से अपने सामने वाले रोगी को दवा की मात्रा और खुराक निर्धारित करता है। वही टैबलेट एक 2 महीने के बच्चे के लिए अलग डोज है, 5 साल के बच्चे के लिए अलग डोज है, 20 साल के युवा के लिए अलग डोज है, 70 साल के बुजुर्ग के लिए अलग डोज है। एक बहुत अच्छे मोटे हट्टे कट्टे व्यक्ति के लिए जिसका वजन लगभग 70 किलो के आसपास अलग होगा, और एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 से 50 किलो हो, उसका डोज अलग होगा। अब ये डोज हम दें कैसे, पहले इस पर चर्चा कर लें, फिर हम मात्रा पर बात करते हैं। रोगी की शारीरिक दशा को देखते हुए हमें डोज देने का एक अनुभव आएगा, एक एक्सपीरियंस आएगा। शुरुआती दौर में जो हमारे नए साथी हैं वो डोज देने में थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर शंकर जी का शिष्य रहा हूं
और रमाशंकर जी कहते थे दवा अधिक हो जाए कम न होने पाए, क्योंकि अधिक होने पर हमें बॉडी के अंदर अपने उचित मात्रा में एंजाइम्स को पहुंचाने में सुविधा होगी। लेकिन अगर डोज हमने कम कर दिया और हमको एंजाइम्स की मात्रा उचित नहीं पहुंची तो हम अधिक डोज बाद में उसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। इसलिए चूंकि एंजाइम्स हमारे बॉडी के किसी भी टिश्यूज पर कोई उसका रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई उसका हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इस हार्म पर मुझे एक बात याद आई, मैं थोड़ा सा विषय से अलग है, आपका 1 मिनट का समय लूंगा। हमारे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं मोहम्मद आरिफ खान, बूंदी राजस्थान से, जिनका नाम कल मैं डायरी में लिखना भूल गया था। आरिफ जी के पास एक रोगी आया था आज से 5 दिन पहले, जिसको मुंह के छाले थे और उन्होंने मुंह के छाले की दवा बना के दी। संयोग से या दुर्संयोग से या दुर्भावना से कहिए, रोगी को घर में जाकर के कुछ अलग तरीके की बीमारी हो गई। बीमारी की चर्चा उन्होंने नहीं किया और फिर रोगी ने मोहम्मद आरिफ पर यह आरोप लगाया कि आपकी दवा से मुझे ये रोग दूसरा हो गया। वो बड़े परेशान थे, उनके एक साथी भी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने आरिफ जी से पूरी रिपोर्ट ली और मैंने उनको हिम्मत बधाया कि बाय द वे अगर वो व्यक्ति आपके खिलाफ किसी के कहने पर या किसी के बरगलाने पर या किसी के बैकिंग पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो एक बार आप संबंधित अधिकारी के सामने अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 3800 शीशियों से एक एक ढक्कन दवा पी जाइएगा और कहिएगा कि अगर इन दवाओं का कोई बैड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट है तो मैं आपके सामने इन दवाओं को पी रहा हूं। अगर मुझे कोई साइड इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट होता है, अब मैं आपके पास 4 से 8 घंटे बैठ सकता हूं, तो आप ये मान लें कि हमारी दवा से इनको कोई रिएक्शन हुआ होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्हीं दवाओं को मैंने इनको दिया है तो इनका आरोप गलत है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको समझा रहा था कि रोगी को देने वाली दवा की डोज अगर अधिक हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डोज कम हो गई तो रोगी पर नियंत्रण में कमी हो सकती है, हम रोग पर नियंत्रण ना पाएं, हमको विलंब हो। लेकिन अगर डोज ज्यादा हो गया तो रोगी का रोग तो कवर होगा ही, लेकिन जो बढ़ी हुई मात्रा औषधि की है वो हमारे शरीर के कोशिकाओं को कहीं भी कोई एक्स्ट्रा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो दवाएं बची रह जाएंगी, जो डोज अत्यधिक हो जाएगा। मैंने जब आपको फीडबैक मैकेनिज्म बताया था तो वहां बताया था कि एंजाइम्स की अतिरिक्त मात्रा कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड में विलीन हो जाती हैं, उनका कोई काम फिर वहां पर मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है। एज ए कैटालिस्ट उनका काम जैसे समाप्त होता है, उनकी जो अधिक मात्रा होती है वो मात्रा कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड में विलीन हो जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सबसाइड कर ली जाती है मैकेनिज्म। और जब उनकी आवश्यकता फिर होती तो उसी टिश्यू फ्लूइड से निकल करके जो अतिरिक्त मात्रा बची हुई है, जब तक हम अन्य मात्रा वहां न दें तब तक वो पुनः कार्य करने के लिए एक बार पुनः अपना प्रयास जारी रखते हैं। यह है एंजाइम्स की प्रक्रिया। एंजाइम्स के काम करने का एक टेम्परेचर भी है। अब अगर कोई पेशेंट ब्लड शुगर का पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और डॉक्टर को उसने अपनी कमजोरी नहीं बताई है, उसके बॉडी का टेम्परेचर अचानक बढ़ता है, उसके बॉडी में हाइपरटेंशन की पोजीशन आती है, शुगर उसका ज़्यादा होता है और डॉक्टर को उसने नहीं बताया, डॉक्टर ने उसको मुंह के छाले की दवा दे रखी है और रोगी कोई दूसरी बात बताता है, तो ये बड़े असमंजस की स्थिति होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डोज के अधिक होने पर आप कतई न घबराएं। डोज आपका केवल उतना ही काम करेगा। एंजाइम्स हम 10 ग्राम एंजाइम्स ले लें और एंजाइम्स की मात्रा मिलीग्राम में, माइक्रो मिलीग्राम में कोशिकाओं के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मोटिवेट करती है। केवल ये उनके फंक्शन में भाग नहीं लेती। हमारी इलेक्ट्रिसिटीज तो भाग लेती हैं, लेकिन जो हमारी मेडिसिन्स हैं ये केवल मोटिवेट करती हैं एज ए कैटालिस्ट। तो इनकी आवश्यकता मिलीग्राम में होती है और अगर आपने ग्राम में दे दिया है बॉडी में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल जितनी जरूरत है उतना वहां खर्च होगा, शेष हमारे टिश्यू फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये तो रही आपकी पहली समस्या। अब आइए समस्या ये है कि हमारे डॉक्टर एच.एन. लाल जी ने यह सवाल किया हमसे कि अनिल जी आप कहते हैं CNS प्लस S5
प्लस L2 प्लस C5, आपने 5 दवाएं बताई और कहा कि इनकी 30-30 बूंद 4 बार ले लीजिए। इसका अर्थ समझा दीजिए, ये कैसे आप बताते हैं। तो चूंकि एच एन लाल जी ने हमारे सभी वीडियो नहीं सुने हैं, और आप में से जिन साथियों ने सभी वीडियो सुने हैं वो समझ सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आपको दवा बनाना बताया है। दवा बनाने का तरीका हमने आपको बताया कि आप D3 का स्पेजिक एसेंस अपने विभिन्न दवा की कंपनियों से मांग लें, और दवा की क्वालिटी अगर अच्छी है तो उस D3 से आप 5 ml दवा निकाल लें। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अगर एच एन लाल जी भी लाइन पर हैं तो कृपया मेरा उनसे अनुरोध है कि वो हमारी बात को पूरा सुने। D3 से 5 ml दवा आप निकाल लें, और 5 ml दवा को 450 ml डिस्टिल वाटर, यानी 5 ml उसमें कम हो गया तो बचा 445 ml। पहले आप दवा 5 ml डालेंगे, फिर 445 ml आप डिस्टिल वाटर डालेंगे, तो टोटल 450 ml आपका कंप्लीट होगा। अब चूंकि 5 ml की बात है, बूंद गिनने या गिराने में या किसी के लेवल में आप ना समझ पाए, तो 5 ml के मायने प्लस माइनस में चलते हैं। हर दवा बनाने में 5 ml प्लस या 5 ml माइनस चलता है। इस नाते अगर 450 ml डिस्टिल वाटर भी आपका हो जाए तो रेशियो पर कोई फर्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। ये 190 का रेशियो हो जाएगा, 19 का। आप 450 में 5 का भाग देंगे तो 90 आएगा। हम चूंकि 5 दवाएं, 6 दवाएं, 7 दवाएं एक मेडिसिन में मिलाते हैं, तो वो मेडिसिन में जो हम 10 का एक कांस्टेंट रेशियो से भाग देते हैं तो फिर वो 9 पे आ जाता है। तो 90 के बजाय वो हम 9 रेशियो में लेके चलते हैं, तो 19 का रेशियो अपने आप मान लिया जाता है। 450 ml में 5 ml हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब ग्लोब्यूल्स बनाने का समय था तो हम 450 ग्राम हम ग्लोब्यूल्स लेते थे, जिसको 1 पाउंड ग्लोब्यूल्स कहते थे। हम उसमें पहले भी 5 ml दवा डालते थे और 45 ml हम RS डालते थे, और बाद में हम उसको उड़ा देते थे RS को पंखा चला करके। बाद में हम RS को उड़ा देते थे पंखा चला के, तो RS उड़ जाता था, हमारा बचता था केवल 5 ml दवा और 1 पाउंड हमारी ग्लोब्यूल्स। तो 1 पाउंड ग्लोब्यूल्स के लिए 5 ml मेडिसिन पर्याप्त होती थी। आज हम ग्लोब्यूल्स हटा के डिस्टिल वाटर या RS लेते हैं तो 450 ml लेते हैं और मेडिसिन की मात्रा 5 ml ही रहती है। अब जब हम ये कहते हैं कि CNS में हमारी 6 दवाएं हैं, तो एक दवा कितनी हुई? CNS में अगर हमने 6 दवाएं मिलाई हैं तो एक दवा हमारी हुई 1/6, यानी अगर हमने 5-5 बूंद सबका मिलाया 6 दवाओं का तो हमने 30 बूंद लिया, 30 बूंद बटे 6, तो एक दवा हमारी इस रेशियो में पड़ेगी। तो जब हम CNS के साथ अन्य और दवाएं मिलाते हैं तो अगर हमने कह दिया कि CNS की 30 बूंद आपको लेना है, फिर हमने कहा S5 की आपको 30 बूंद, L2 की आपको 30 बूंद, या वेन1 की आपको 30 बूंद। अब आप एच एन लाल जी का कहना यह है कि 30-30 बूंद अगर हम सबका मिलाएंगे तो अगर 5 दवाएं आपने लिया तो 150 बूंद मिलाना पड़ गया, तो क्या दवाएं ज़्यादा नहीं हो जाएंगी? अब इस पर चर्चा करनी। मूल प्रश्न ये है कि जब हम 5 या 6 दवाएं आपस में मिलाते हैं तो डोज बराबर बताते हैं, यानी मेरा कहना यह है कि हम बराबर डोज देते हैं, और हमारे सीनियर साथियों को इसको समझने में दिक्कत आ रही है कि बराबर डोज अगर आप देते हैं, घटाते बढ़ाते नहीं, तो क्या वो दवाएं ज़्यादा नहीं हो जाएंगी प्रभावशाली? अब इस पर समझिए। जब हम दवाओं को बराबर, हमने आप अपने फार्मेसी के चैप्टर में इस बात की चर्चा की है आपसे कि अगर यशवन में 9 पौधे हैं तो 9 पौधों में हम बराबर का रेशियो लेकर के हम मिक्सचर बनाते हैं, उनको मिक्सअप करते हैं, जो फार्मेसी का तरीका है। हमारे बहुत से किताब लेखकों ने लिखा है 20-5 पार्ट, 2 पार्ट, 18 पार्ट, 15 पार्ट, लेकिन आज तक उन किताबों ने इसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया कि पार्ट हैं क्या। उस पार्ट को अगर हम होम्योपैथी को मान लें कि वहाँ से लेकर के वो एल्कोहल का पार्ट निकाल के हमको बता रहे हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन वो सही नहीं बता पा रहे हैं, ना ये उसको डिस्क्रिप्शन कर पा रहे हैं, ना ही किसी किताब में मुझे आज तक ये मिला। जो फार्माकोपिया हमारे 2 लोगों ने बनाया, नाम लेना उचित नहीं है, उन दोनों फार्माकोपिया में इस बात का क्लियरेंस बहुत स्पष्ट नहीं किया गया कि पार्ट को हम कैसे मान लें कि ये डिवाइडेशन का चार्ट है और इस पार्ट के आधार पे हम दवाओं को बना लें। इसीलिए हमने और रमाशंकर जी ने इस बात पर
अपने आप को कंसीडर किया कि नहीं, इस झमेले में पड़ना ठीक नहीं है, नहीं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करना बहुत और कठिन हो जाएगा। हम लोगों ने बराबर मिलाना शुरू किया। यशवन में 9 पौधे हैं तो 9 पौधों की हमने बराबर मात्रा ले लिया और हमारा एक रेशियो तैयार हो गया। तो 9 पौधों में जो हमने बराबर मात्रा लिया तो हमारा एक रेशियो आया 1/9 का। उसी तरीके से जो हमने CNS में 6 दवाएं ली तो हमारा एक रेशियो आया 1/6 का। और जब हमने CNS के साथ 4 दवाएं और मिला दी और 30-30 बूंद हमने सबका कहा तो उसका रेशियो भी 1/30 आया। यानी अगर हमने 6 दवाएं मिलाई 30-30 बूंद तो उसका रेशियो 30/6 आया, यानी 5 के रेशियो पे वो डिवाइड हो गया। तो दवाओं की बूंद की मात्रा जो हम करेंगे और उसमें जो हम डिस्टिल वाटर या अल्कोहल मिला देंगे तो सारी दवाओं का जो एक आधार होगा, उसका जो एक लिमिटेशन होगा या उसका एक जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसका बटे रेशियो आप निकालेंगे ना। हमने 5 दवाएं मिलाई तो CNS में हमारी 6 दवा है और हमने उसके साथ 4 दवा आगे और बढ़ाई तो 6 4 10 दवा हो गई। अब 10 CNS की 30 बूंद है और CNS के 30 बूंद में 6 दवाएं हैं, यानी 5-5 बूंद एक दवा का रेशियो पड़ा। और आगे हमने 30-30 बूंद अन्य दवाओं को मिलाने के लिए आपको सजेस्ट किया। तो अब CNS की मात्रा तो अपने आप में लिमिटेड है ना, इसी तरीके से L2 की मात्रा भी लिमिटेड होगी, L3 की मात्रा भी लिमिटेड होगी। और जिन दवाओं की मात्रा हम आगे देंगे, मान लीजिए Ven2 मिला दिया हमने 20 बूंद, Yas2 मिला दिया हमने 20 बूंद, तो वो 20 बूंद जब टोटल दवाओं का हम कैलकुलेट करेंगे तो सबका रेशियो बराबर हो जाएगा। इस नाते इस पर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम हर दवाओं को बराबर मात्रा में ही रोगी को देंगे डिस्टिल वाटर में। अगर कोई फार्मूला आपका सेट होता और आप उसमें 5 दवाएं लिखते हैं, सपोज कीजिए आपने लिखा CNS प्लस Ven2 प्लस Yas5 प्लस L2, अगर आपने 4 दवाएं लिखी और मैंने उसमें लिखा कि 30-30 बूंद दिन में 4 बार, तो 30-30 बूंद प्रत्येक दवा का, चाहे वो CNS हो, चाहे L2 हो, चाहे Ven2 हो, चाहे Ven3 हो, जो भी आप दवा का फार्मूला बना रहे हैं, और उस प्रत्येक दवा का उतना ही ड्रॉप आप डाल दीजिए, फिर शेष भाग में डिस्टिल वाटर डाल दीजिए। फिर रोगी से अब असली डोज की बात आई। ये तो हमने आपको फार्मूला बताया, जो फार्मूला आपने किसी रोग के लिए। अब रोगी को आपको क्या देना है? रोगी को आपने डिस्टिल वाटर 30 ml की शीशी पकड़ाई। अब रोगी आपका अगर बच्चा है तो डोज आप घटा लें, तो बच्चे के शरीर के रेशियो में ही आपको डोज देना है। बच्चा बड़ा है तो डोज थोड़ा और बढ़ा देंगे। अगर ज़्यादा उम्र का आदमी है, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी है, तो डोज आप उस हिसाब से देंगे। यानी मिनिमम डोज, अगर हम ये कहें कि 1 माह का बच्चा है तो उसके लिए 2 बूंद काफ़ी है हर दवा का, ठीक। अगर यानी 2 बूंद से लेकर के 40 बूंद तक आप विभिन्न प्रकार के विभिन्न उम्र के आधार पर आप दवा का निर्धारण करेंगे। 2 से 5 बूंद तक का डोज जो है ये 5 साल तक के बच्चों से 5 साल तक के बच्चे के लिए है। यानी 2 से लेकर के 5 बूंद आप 0 से 5 साल बच्चे के लिए, 5 से लेकर के 15 साल तक के बच्चे के लिए आप 8 बूंद दे सकते हैं। लेकर के 25 साल तक के व्यक्ति के लिए आप 10 से 15 बूंद दे सकते हैं। 25 साल से लेकर के व्यक्ति को आप 20 से 25 बूंद दे सकते हैं। और 50 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए अगर वो हेल्दी है तो आप वहाँ पे 30 बूंद का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आमतौर से कभी कभी ये देखा गया कि जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल 70 साल के, वो फिर हेल्थ डाउन होने लगती है, दुबले पतले हो जाते हैं, तो वहाँ पर डोज देते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी। हालांकि मैंने पहले कह दिया कि डोज अगर आपकी ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन रोगी के संतुष्टि के लिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए और आपको अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ मैंने सही डोज दिया है, डोज का निर्धारण आप व्यक्ति की उम्र को देख करके ही करेंगे। ये रही डोजोलॉजी की बात। मैं समझता हूँ बहुत क्लियर मैंने कर दिया है कि विभिन्न दवाओं में जो आप औषधि में जो पौधे मिलाए जाते हैं उसकी भी बराबर मात्रा होगी और दवाओं के देते समय भी दवाओं की मात्रा बराबर होगी। हाँ, एक काम आपको मैं ज़रूर बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने किसी रोगी के लिए 3 फार्मूले आपको बताए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, तो 1 नंबर फार्मूले में डोज ज़्यादा रहेगी, 2 नंबर फार्मूले में डोज कम रहेगी, 3 नंबर फार्मूले में डोज उससे कम रहेगी। अब आप समझ रहे हैं? और डोज कम रहेगी और उसकी टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी। अगर पहली दवा आपको 1 नंबर फार्मूले को आप 4 बार पिला रहे हैं तो 2 नंबर फार्मूले को 3 बार और 3 नंबर फार्मूले को 2 बार। और अगर 4 नंबर का फार्मूला बना तो वो ओडी हो जाएगा,
यानी रोगी की आवश्यकता के अनुरूप। ये एक कुछ अनुभव की बातें हैं। मैंने आपसे कहा ना कि डोजोलॉजी एक आर्ट है, एक कला है। हम इसको न तो बयां कर सकते हैं और न लिख करके बता सकते हैं। कोई भी डॉक्टर या कोई भी किताब का लेखक इस बात का दावा नहीं कर सकता कि इस दवा की इतनी ही डोज दी जाएगी, क्योंकि डोज हर रोगी की, उसकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके एज के आधार पर, उसके मेंटल प्रिपरेशन के आधार पर। अब रोगी, आप बहुत अच्छी दवा दे रहे हैं, रोगी बार बार पूछ रहा दवा फायदा करेगी नहीं करेगी। अभी मैं आपको एक फ़ोन कॉल की चर्चा करूं। एक सज्जन, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रोगी से बात, रोगी के गार्जियन से बात कराया, और रोगी कल से आज तक वो गार्जियन पूछ चुका, सर आपने रिपोर्ट देखी, बताइए मेरे रोगी पर आप कंट्रोल कर ले जाएंगे। यानी रोगी से ज़्यादा गार्जियन को चिंता है। तो भाई डॉक्टर तो भगवान के भरोसे चलता है, डॉक्टर अपना प्रयास करता है और ईश्वर का आशीर्वाद होता है। डॉक्टर ठेकेदार नहीं होता। जो साथी या जो डॉक्टर बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लगाते हैं कि मैं इन रोगों को ठीक करने का दावा करता हूं, वो डॉक्टर नहीं है, वो ठेकेदार हैं। और ठेकेदार ठेका लेने के बाद अपना कमीशन तय कर लेते हैं, उसके बाद चाहे पुल गिर जाए और चाहे सड़क टूट जाए, उससे उनको लेना देना नहीं है। लेकिन जो निस्वार्थ कार्य करता है, जो ईश्वर के साथ अपनी प्रेरणा को लेकर के चलता है, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ चलता है, वो स्वाभाविक रूप से ठेकेदार नहीं हो सकता। और यहाँ पर डॉक्टर एक सामाजिक सेवक है, वो ठेकेदार नहीं बन सकता। डॉक्टर अपने रोगी के साथ अधिकतम प्रयास करता है उसको ठीक करने के लिए, व्रत लेता है, रोगी को ठीक करने का संकल्प लेता है, लेकिन ठेका नहीं ले सकता। ठेका लेने का काम सिर्फ ठेकेदार ही कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता। उम्र न देखकर, मरीज के वजन को देखकर ही डोज तय करेंगे तो हमें लगता है कि फार्मूला सही होगा। नहीं, महेश बौद्ध जी, आपने लिखा है कि उम्र को देख करके बजाय उसके बॉडी के वजन को देख के डोज तय किया जाए। देखिए, उम्र और वजन दोनों का अनुपात आपको देखना पड़ेगा। उम्र कम है और वजन ज़्यादा है तो इसका तात्पर्य आप समझ रहे हैं। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है और वो 25 साल के व्यक्ति के वजन के बराबर है, तो वजन में बॉडी के टिश्यूज बढ़ जाएंगे, फंक्शन बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर एज नहीं बढ़ी है तो बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो डाउन रहेगी। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। उम्र के साथ साथ बॉडी का वेट एक लिमिट में होता है, उसका एक रेशियो होता है। अगर हम केवल वजन के आधार पर डोज देंगे और उम्र का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी, हमारी दवा में काम करने में दिक्कत आएगी। हमको उम्र के हिसाब से हर अंग की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में एक चेंजेज आता है, एक परिवर्तन आता है। इस नाते उम्र का ध्यान भी हमको देना पड़ेगा। बिना उम्र के ध्यान दिए हम बॉडी के वजन के आधार पर दवा का चुनाव नहीं कर सकते। अब आइए चर्चा कर लेते हैं राठौर जी के CNS फार्मूले की। हमने अपने पिछले 5वें या 6वें एपिसोड में CNS के 2 फार्मूले बताए थे। वहां पे मैंने एक फार्मूले में आपसे कहा था कि S1P1, ध्यान से सुनिएगा, S1P1 L1A3 या फार्मूला मैंने ये बताया था। दूसरा फार्मूला मैंने तुरंत बताया था S1C5 L1A3 F1Ben1। और तीसरा फार्मूला मैंने आपको लगातार बताया है कि S5C5 F1Ben1 L1A3। ये तीनों ही फार्मूले CNS के हैं। जो हमारा S1 और P1 वाला फार्मूला है, ये हमारा एक्यूट के लिए फार्मूला है, और जो S5C5 का फार्मूला है, ये हमारा क्रॉनिक के लिए फार्मूला है। यानी क्रॉनिक CNS हमको इसको मानना पड़ेगा। और बीच का हमने जो एक फार्मूला आपको दिया S1C5, यानी P1 हटा करके हमने C5 किया। तो अब आप जरा तीनों फार्मूलों को स्टडी करिए, तो तीनों फार्मूलों में आपको मिलेगा S1 L1A3। ये आपको पहले और दूसरे फार्मूले में कॉमन मिल रहा है। तो S1 L1A3 आपका L2 होता है। L2 में आप P1 मिला दीजिए तो एक्यूट बन जाएगा। L2 में आप S5 मिला दिए तो आपका फार्मूला नंबर 2 बन जाएगा। अब इसको कब देंगे? जब रोगी आपका बिल्कुल करंट रोग लेके आ रहा है, अभी उसको बुखार हुआ और आपके पास रोगी आ गया। समझने का प्रयास कीजिए, बुखार रोगी को हुआ और रोगी आपके पास आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर आ गया। वहां पे आप P1 वाला फार्मूला CNS के लिए देंगे। अगर रोगी
बुखार अभी हुआ है और आपके पास वो 24 घंटे बाद आ रहा है, तो वो भी एक्यूट ही माना जाएगा। 24 घंटे तक का पीरियड या 3 दिन का पीरियड हम एक्यूट रोग में ही मानते हैं। वहां पे आप T1 हटा करके S1 और C5 का फार्मूला यूज करेंगे। और रोगी आपका कोई ऐसा रोग लेके आ रहा है जो उसको 20 साल से है, 15 साल से है, 5 साल से है, 5 महीने से है, वहां पे आप ना P1 का फार्मूला यूज करेंगे ना C5 का फार्मूला यूज करेंगे, यानी S1 का फार्मूला वहां पे यूज नहीं होगा। वहां पे आप S5, C5, F1, BEN1, L1 और A3 का फार्मूला यूज करेंगे, जो मैं कॉमन फार्मूला आपको बता रहा हूं। मैं मान के ये चलता हूं क्योंकि मैं जो CNS आपको बताता हूं, CNS मैंने आपको कॉमन बता दिया कि आपको CNS देना है। अब CNS में आपको तय करना होगा कि कौन सा CNS का फार्मूला अप्लाई करना है, ये आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। कौशिक बोरा जी लिख रहे हैं, बच्चा को दवाई बनाने के लिए 5 बूंद मिलाएं तो 30 बूंद मिलाएंगे पीने के लिए, 5 बूंद मिलाएं या 30 बूंद मिलाएंगे पीने के लिए, तो 5 बूंद देंगे। 30 बूंद मिलाएं पीने के लिए तो 5 बूंद देंगे। कौशिक बोरा जी, मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चों को दवाई बनाने के लिए क्या आप लिख रहे हैं, फिर से मैं इसको समझ नहीं पाया, आप सही नहीं लिख पाए। मिलाएंगे या 30 बूंद मिलाएंगे? बच्चों की दवाई बनाने के लिए आप लिख रहे हैं कि 5 बूंद मिलाएं या 30 बूंद मिलाएं। भाई बच्चे को मैंने आपको बताया ना कि मैंने बता दिया कि 0 से 5, यानी 0 का मतलब कि बच्चा आज पैदा हुआ है, 0 से 5 साल तक के बच्चे को 2 बूंद से लेकर के 5 बूंद तक दवा पर्याप्त है। 5-5 बूंद आप देंगे। अगर आपने 4 दवाएं लिखी हैं तो 20 बूंद हो गया। अब वो 20 बूंद में एक दवा का रेशियो फिर वही पड़ेगा, 20/5 यानी 4 बूंद। तो इस नाते उससे घबराने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर शुक्ला जी लिख रहे हैं, सर क्या किसी मेडिसिन में फंक्शनल मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी का मिश्रण भी समान होगी क्या? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटीज में रोगों की गंभीरता को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग हम करते हैं। और मैं आपको, अगर आप मेरा पिछला लेक्चर, पुराना लेक्चर याद करें, मैंने 7वें या 8वें लेक्चर में ये कहा था कि हम लोगों ने इस दौरान ये भी प्रयोग किया था कि इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग कम से कम किया जाए, और बिना इलेक्ट्रिसिटीज के भी क्या काम चल सकता है, इस पर भी प्रयोग किया गया। और मैंने भी कई रोगियों पर नहीं, सैकड़ों रोगियों पर इसका प्रयोग किया कि बिना इलेक्ट्रिसिटीज के मैंने उनके इलाज को सफलतम किया है, उस पर सफलता मैंने पाई है। रमाशंकर जी भी इस बात को किया करते थे और हमसे कहते थे कि बिना इलेक्ट्रिसिटीज के एक्सपेरिमेंट करो, कोई जरूरी नहीं कि इस इलेक्ट्रिसिटीज को दिया ही जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटीज हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में सीधे वर्क करती हैं, उनमें भाग लेती हैं, तो उससे कुछ न कुछ दिक्कत या कमी बेसी हो सकती है। हर इलेक्ट्रिसिटीज का अपना अपना एक अलग गुणधर्म है, लेकिन कंडीशन में रहती हैं, ये एज ए कैटलिस्ट काम करती हैं। तो जब हम फार्मूला तय करते हैं तो वहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हमने मेडिसिन का 30 ड्रॉप दे रखा है तो इलेक्ट्रिसिटीज का हम उसका 1/2 कर दें, 15 ड्रॉप कर दें। और अगर हमने आपसे भी बताया है कि अगर रोगी को 15 दिन से अधिक हमको दवा करनी है तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटीज को धीरे धीरे कम करते जाएंगे और बाद में पूर्णतः बंद कर देंगे। इसका भी ध्यान आप रखें। डॉक्टर पिनाकी जी लिख रहे हैं, सर CNS में 6 दवाई 5 ml करके मिलाना है तो टोटल 30 ml हुआ, 420 ml ये तो कॉमन सी बात है कि आप CNS में जब आप 6 दवाई मिलाएंगे तो 30 ml की आपकी दवा हो जाएगी, तो 420 ml आपका डिस्टिल वाटर बचेगा। आपको 450 ml कंप्लीट बोतल में बनानी है। 450 ml की बोतल में मैं बनाने की बात करता हूं, ना कि 450 ml आप डिस्टिल वाटर मिला दें। डिस्टिल वाटर उतना ही मिलेगा जितनी दवा के बाद मात्रा शेष रह जाएगी। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हर बातों को बहुत ज़्यादा आप लोग पूछने का प्रयास करते हैं, कुछ वो बातें लिखा करिए जहां पर लगे कि आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है। ये तो कॉमन की बात है, जब मैं बार बार कर रहा हूं, पहले आप दवा डाल लीजिए, फिर जो बचे उसमें आप डिस्टिल वाटर या RS डाल लीजिए। महेश बौद्ध जी कह रहे हैं, जी कौशिक है कि जब बच्चे की दवा बनाएंगे तब 30 ml में 5-5 बूंद मिलाना या 30 बूंद? भाई 30 ml में 5-5 बूंद मिलाएंगे तो आप 30 ml में 30 बूंद क्यों मिलाएंगे? जिस तरह का फार्मूला होगा उस तरह का आपको प्रयोग करना है ना। फार्मूला जो आपका कहता है 5-5 बूंद कहता है तो 5-5 बूंद मिलाइए, 2-2 बूंद कहता है 2-2 बूंद मिलाइए। 1 बूंद भी आप दे सकते हैं 0 ग्रुप के बच्चे को। A1 A2 A3 सकते हैं क्या?
ये डॉक्टर इलेक्ट्रोहोपैथ पूछ रहे हैं, शायद संभवतः शेख जी हैं। देखिए L1 A2 A3 हमने ऑर्गन वाइज इनका मेडिसिन का डिवाइडेशन कर रखा है। A1 आपकी आर्टरीज की मेडिसिन है, A2 आपकी वेन्स है, A3 आपकी हार्ट की मेडिसिन है। अगर आपको लगता है कि तीनों की जरूरत है तो आप तीनों दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा रोगी आता जहां पे आपको लगता है इसकी आर्टरीज, वेन्स और हार्ट तीनों में हमको दवाइयां पहुंचानी है तो आप दीजिए, शौक से दीजिए, उसका कोई एग्रावेशन नहीं होगा। लेकिन अब हर दवा में जैसे आपने जबरदस्ती A1 A3 दे दिया, आपको देना A2 है, आप A1 और A3 मिला रहे हैं, तो वहां पर एक आपको A1 A2 A3 देते समय चूंकि एंजियोटिव ग्रुप की है, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित दवाइयां हैं, तो आपको यहां पर विशेष रूप से अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, अपने अनुभव का प्रयोग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटीज से बाद में ज़्यादा दिक्कत होती है ना सर? मैंने तो पहले भी आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिसिटीज को कुछ दिन चलाने के बाद बंद कर दीजिए और ये अनुभव आप मेरा लें और इसका प्रयोग करके देखें। मैं तो ये कहूँगा कि हर रोगी को, जो भी रोगी आपके पास आता है, 7 दिन तक तो आप इलेक्ट्रिसिटीज को करें, 7 दिन के बाद आप इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, केवल मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। तो एक दो बातें आपसे की डोजोलॉजी पर और CNS के 3 फार्मूलों पर। अब जल्दी से मैं एक बात आपसे और कह दूं, कल से लेके आज तक मैं खाली था, तो मैंने आपके एडवांस बुकिंग के सारे साथियों को अल्फ़ाबेटिकल बनाना शुरू किया, तो हमारे कुछ साथियों का नाम हमारे कमी से छूट रहा था और मैंने कल आपको 204 तक के नामों की एक लिस्ट जारी की थी और आज की लिस्ट में हमारे पास 230 लोग हैं। तो 204 से आगे मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं जो साथी हमारे ये सोच रहे हो कि उनका नाम छूट गया है। डॉक्टर अलनावर कर्नाटक से हैं, डॉक्टर शशिकांत मतपति कर्नाटक से हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम साहू, डॉक्टर सुजीत गोस्वामी ये कोटा राजस्थान के हैं, डॉक्टर मनोज ठाकुर JH, डॉक्टर राम मेहर हिसार से हैं, मोहम्मद आरिफ बूंदी राजस्थान से, टिकेश्वर बारगे महाराष्ट्र से, यश के पांडे इलाहाबाद से, RK यादव इंदौर से, बिमल बिहारी समस्तीपुर से, मनोज झुलाने अमरावती से, यश के चौरसिया विदिशा MP से, राजेश्वर शर्मा गाजियाबाद से, राजेश तिवारी मिर्जापुर से, कृष्ण कुमार केसारी सोनभद्र से, जसविंदर सिंह जालंधर से, अमृत सिंह लुधियाना से, यश के खांडा भारत खांडे ये बुलधावर महाराष्ट्र से हैं, संजीव कुमार नेगी मोहाली से पंजाब से, हरीश चंद्र कुशवाहा अमृतपाल प्रतापगढ़ से महाराष्ट्र से और विजय कुमार नफजलगढ़ दिल्ली से। ये कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं एडवांस बुकिंग में और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूं कि जिन साथी का नाम एडवांस बुक में ना आया हो, हमारे तमाम साथी ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो दूसरे साथियों से अपने पैसे भेज देते हैं और लिस्ट मेरे पास है। अभी जैसे मैं एक हमारे साथी हैं, मैं उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि वो कहाँ है, ना उनका कहीं से पता मिल पा रहा है। ये डॉक्टर अमृत सिंह नागरा लुधियाना पंजाब से, मुझे इनका कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप में से किसी को पता हो तो बताइए। इनका नाम मेरी डायरी में नोट है लेकिन इनका नेम फ़ोन पर शो नहीं कर रहा है और ना ही मैं इनका नाम अपने में सेव कर पा रहा हूँ। डॉक्टर अमृत सिंह नागरा लुधियाना पंजाब से हैं ये। अगर कोई भी इनको जानता हो तो कृपया मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचाए कि आप अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो भी हमारे पास तक कृपया पहुँचाने का काम करें। डॉक्टर SK खांडे भारत खंडे ये बुलधाम महाराष्ट्र से हैं, इनका भी कॉन्टेक्ट नंबर हमें नहीं मिल रहा है। डॉक्टर मलील साहू भिवानी से हैं, इनका भी कॉन्टेक्ट नंबर हमको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी तो लगभग मैं समझता हूं कि आप सबके नाम हमारी डायरी पर आ चुके हैं। अवैस काजी मेडिसिन 1 ग्राम ईच का हिसाब से बताएं तो इजी होगा समझने के लिए। मैं तो समझ गया। अच्छा, आपका कहना यह है कि 5 ml हम बता रहे हैं उसको 1 ग्राम बताया जाए। चलिए मान लीजिए कि 5 ml
3.9 ml का 1 ड्राम होता, लेकिन उसको एक एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए मैंने उसको 1 ड्राम मान रखा है। तो 1 ड्राम की मेडिसिन को या 5 ml मेडिसिन, 5 ml अगर आप नहीं नाप सकते हैं तो 1 ड्राम की मेडिसिन आप 450 ml के लिए यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे किसी नए विषय पर फिर चर्चा होगी। आज बहुत से साथी हमारे लाइन पर हैं और मुझे खेद है कि मैं आप सबका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। करीब 80 से ऊपर लोग हो गए हैं और इस समय घड़ी भी 10:14 बता रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब अभी भी अगर आपका किसी का नाम हमारे एडवांस बुक के में छूट रहा हो तो कृपया हमें बता दें। हमारे कुछ साथियों ने एक सवाल किया, मैं उसको क्लियर कर दूं कि सर पहले 500 लोग कुछ लोग दे रहे थे, कुछ 1000, कुछ 2000। तो भाई देने वाले तो अपने हिसाब से दे रहे हैं। हमने शुरुआती दौर में 500 की बुकिंग शुरू की थी, लेकिन सितंबर के बाद हमारे कई साथियों ने कहा कि नहीं, हमको बुक का पैसा देना ही है, तो हम लोग 1000 से बुकिंग शुरू करते हैं। लेकिन हमारे देने वाले तमाम ऐसे साथी हैं जो 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार रुपये मेरे खाते में, और वो कह रहे हैं ये मेरी आपके लिए सहयोग और गुरुदक्षिणा राशि है, इसका किताब से कुछ लेना देना नहीं है। अभी हमारे एक साथी हैं, अगर वो लाइन पर हों, संतोष यादव जी लखनऊ से, उन्होंने कहा कि सर अपना अकाउंट नंबर बताइए, और मैंने उनको अकाउंट नंबर भेजा तो उधर से उन्होंने 20,000 रुपये मुझे भेज दिए। डॉक्टर VL यादव जो दिल्ली के हैं, उनका 30,000 रुपया मेरे खाते में आया है। तो मैं ये क्या समझूं कि आप इतनी बुकें बुक कर रहे हैं या आपका एडवांस बुकिंग था। हालांकि उन लोगों ने क्लियर किया कि मुझे बुक का पैसा मैं आपको नगद लेकर के मुझे जितनी बुक लेना होगा, चूंकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम लोगों को ये और तमाम टाइपिंग और प्रिंटिंग के अलग अलग खर्चे होते हैं, जो आप के पास अगर धनराशि नहीं होगी तो बुक अच्छी नहीं बन पाएगी। इस नाते उन लोगों ने हमको ये सहयोग दिया है। तो सहयोग कोई कुछ भी दे सकता है। बुक में अगर आपने केवल बुक हमारे पास एडवांस बुकिंग, तो हम आपको बुक देंगे। आप 11 जनवरी आने दीजिए, आपके एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। लेकिन जो साथी हमको सहयोग राशि दे रहे हैं, भाई वो सहयोग कर रहे हैं, उनको बुक से लेना या देना उसका कोई मतलब नहीं है हमारे सहयोग में। तो हम उस पैसे का उपयोग भी अपने किताब में ही खर्च करेंगे, अपने घर में खर्च नहीं करेंगे। लेकिन सहयोग राशि देने में आपको आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि हमारा कोई साथी हमको 5 रुपया क्यों दे रहा है और कोई साथी हमको 50 रुपया क्यों दे रहा है। ये हमारे देने वाले साथियों की अपनी मर्जी है कि वो हमको गुरुदक्षिणा के रूप में दे रहे हैं या हमको सहयोग के रूप में कर रहे हैं या उनकी मुझको अपना कुछ देना चाहते हैं। तो इस पर तो जवाब होना ही नहीं चाहिए। ये तो अपने अपने कर्म की बात है और अपने अपने फल की बात है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।